हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपको फॉलो करना होगा एक बार आप कनाडा जाने का डिसाइड कर लेते हैं और एंड तक जब तक आप पहुंच नहीं जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें और मैं श्योर हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी आपके लिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। उसकी आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब सबसे पहले आपको 10 से 11 मंथ्स पहले ही डिसाइड कर लेना है, श्योर हो जाना है इस बारे में कि आपको कनाडा जाना है, क्योंकि कॉलेजेस की एप्लीकेशन बहुत जल्दी बंद होनी शुरू हो जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कॉलेजेस जनवरी तक एप्लीकेशंस लेना बंद कर देते हैं। तो अगर आप अपने मन के कोर्स में और कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 से 11 मंथ्स पहले ही आपको श्योर हो जाना है अपने कनाडा जाने के डिसीजन के बारे में, ताकि आप अपनी रिसर्च शुरू कर सकें, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर सकें और टाइमली कॉलेजेस में अप्लाई कर सकें। अब आपको सबसे पहले शुरू करनी होगी अपनी आईएलटीएस प्रेपरेशन। तो आईएलटीएस प्रेपरेशन आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर कोई कोचिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस ज़रूर देख सकते हैं। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है आईएलटीएस प्रेपरेशन पे कि कैसे मैंने एक वीक में प्रिपेयर करके 8 बैंड स्कोर करा था खुद से। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल्स भी बता रखे हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो इस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जब आप एक बार आईएलटीएस दे देंगे तो आपको अपने कॉलेज एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना शुरू कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है वो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जाके उनको कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कोर्स में अप्लाई करना है, कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है। अब ये आप अपने काउंसलर की हेल्प से भी कर सकते हैं और बाकी आप खुद भी रिसर्च ज़रूर करिए, क्योंकि काउंसलर्स बहुत बार कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ही बताते हैं, मेनली कॉलेजेस के बारे में जहाँ पे उनको कमीशन ज़्यादा मिल रही है। तो आप अपनी रिसर्च भी ज़रूर करो और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये कोर्स उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अच्छा है तो उसको आप ज़रूर कंसिडर करो। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ साथ इकट्ठा कर लेने हैं जो भी आपको एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होंगे कॉलेज के। अब एक बार आपका आईएलटीएस का रिजल्ट आ जाता है 5-6 दिनों के अंदर अंदर, तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी होंगे। तो आपको इन सब के साथ अपनी कॉलेज एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। अब साथ में आपको जब तक आपका ऑफर लेटर नहीं आ रहा है आपको लोन्स वगैरह के लिए बात कर लेनी है डिफरेंट बैंक्स में। आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना आपको इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, तो वो चीज़ आप पहले से पता करके रखो। डॉक्यूमेंट सारे लोन के लिए भी तैयार करके रखो और उनसे बैंक वालों से बात कर लो कि जैसे ही आपका ऑफर लेटर आए आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी है। वो साइट विजिट अगर उनको करनी है तो वो सब करके रख लें ताकि आपका लोन सैंक्शन हो जाए ऑफर लेटर आते ही। क्योंकि जैसे ही आपका ऑफर लेटर आता है तो आपको सीट बुकिंग अमाउंट देनी होती है और सीट बुकिंग अमाउंट के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। कहीं पे हफ्ता दिया जाता है, कहीं पे 15-20 दिन के बीच दिया जाता है। तो इस टाइम के अंदर ही आपको अपना सीट बुकिंग अमाउंट पे कर देना है। तो अगर तो आप खुद से पे कर सकते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको इस चीज़ के लिए लोन चाहिए तो आप देखें कि लोन आपका टाइमली सैंक्शन हो जाए। अब आपको कितने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और 2 या 3 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन ले रहा है कॉलेज तो उसमें ज़रूर अप्लाई करें अगर आपका पसंद का कोर्स है उस कॉलेज में। तो नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी तो वेरी करता है कि आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी कितने इंस्टॉलमेंट्स में आपसे फ़ीस ले रहा है। अगर वो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में आपसे फ़ीस ले रहे हैं और अगर आप नॉन एसडीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा एक साथ ही पे करें। लेकिन अगर आप एसडीएस में अप्लाई करना चाहते हैं 1 साल की फ़ी पहले से ही पे करके रखनी पड़ेगी। अब एसडीएस और नॉन एसडीएस पे भी मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आई बटन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं वहाँ से। इसके बाद आपको साथ में जैसे आप फ़ी पे करते जा रहे हैं आपको साथ में एसओपी भी लिखना शुरू कर देना है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन हो गया है और कौन सा कोर्स में आपको एडमिशन मिला है। तो आप अपना एसओपी भी साथ साथ में लिखकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिनिमम 15 to 20 डेज लगेंगे ही लगेंगे एसओपी लिखने में और उसको फाइनलाइज करने में। अब एसओपी कैसे लिखना चाहिए, उसकी हेडिंग्स क्या रहनी चाहिए, फॉर्मेट क्या होगा, इस सब पे भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने अपना एसओपी बताकर सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अपने एसओपी लिखने से पहले, उसकी लिंक भी मैं आई बटन में डाल दूँगी। अब इसके साथ आपको एक और चीज़ करनी है जीआईसी की।
तो जीआईसी का आपको सारा पता कर लेना है कि कौन से बैंक में कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जीआईसी की, वो भी आप देख सकते हैं, वीडियो आई बटन में डाल दूंगी। अब इन सब के लिए आपको फंड्स पहले से तैयार करके रखने हैं, क्योंकि आपको फीस भी पे करनी है, साथ में आपको जीआईसी का अमाउंट भी पे करना है, तो फंड्स पहले से तैयार रखें। इसके बाद आप जैसे ही जीआईसी पे कर देंगे, विद इन 5 to 7 डेज आपका जीआईसी सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये भी डिपेंड करता है आप कौन से बैंक में आपने अपना अकाउंट बनाया है। यूजुअली सीआईबीसी का जल्दी आ जाता है, स्कोशिया का थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये सब मैंने अपनी जीआईसी की वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। इसके बाद अब आपको साथ में लेनी है मेडिकल की अपॉइंटमेंट भी। तो ये सब काम, फी पेमेंट, जीआईसी पेमेंट, मेडिकल की अपॉइंटमेंट साथ साथ ही करनी है, और एसओपी भी इसके साथ साथ ही लिखना है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें अपना। तो आपने एक बार मेडिकल की अपॉइंटमेंट ले ली। अब वैसे मेडिकल में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, आपको जब की भी अपॉइंटमेंट लेनी है उससे आप 3-4 दिन भी पहले कॉल करेंगे तो आपको आराम से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप 1 हफ्ता पहले कॉल करके पूछ लें उनसे कि वो डेट पे आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है या नहीं, जिस भी डेट पे आपको चाहिए। पहले मेडिकल के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा था, कोविड में 1 महीना 2 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ये उतनी दिक्कत नहीं है 2023 में। तो लेकिन फिर भी आप 1 हफ्ते पहले कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले लें अपनी। अब मेडिकल की भी कॉस्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने सब कुछ अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। मेडिकल के ऊपर जो मैंने बनाई है उसको भी मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे आप अपनी फीस पे करते जाएंगे तो आपको हर इंस्टॉलमेंट की रिसीट भी मिलती जाएगी। तो आपको वो रिसीट संभाल के रखनी है, क्योंकि ये हमारे वीज़ा एप्लीकेशन में काम आएंगी। और जब आप अपना मेडिकल देने जाएंगे तो आपको एक ई मेडिकल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो भी आपको संभाल के रखना है। वो भी स्कैन होके अपलोड होता है हमारी वीज़ा एप्लीकेशन की फाइल में। अब जैसे ही सारी ये चीज़ें चल रही हैं, इनके साथ साथ आपको अपने वीज़ा एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर देने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में लगे हैं वो तो चाहिए, उनके अलावा भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि पेरेंट्स का स्पॉन्सरशिप एफिडेविट हो गया, पेरेंट्स की आईटीआर, बैंक बैलेंस स्टेटमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, आई बटन में वीडियो में डाल दूँगी। अब एक बार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं तो अब आपको करनी है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ाइल लॉन्च। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आईआरसीसी के पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं स्कैन करके, और आपको कुछ फॉर्म्स भरने होंगे अपने डिटेल्स के बारे में। तो एक बार सब हो जाता है ये, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, और एक बार पेमेंट भी हो जाती है तो कुछ ही देर के बाद आपके पास एक पेमेंट कन्फर्मेशन का डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा पोर्टल पर। अब इसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपके पास बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर भी आ जाएगा। अब आपके पास जैसे ही BIL आता है तो अब आपको अपनी बायोमेट्रिक्स के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। तो इसके लिए आपको VFS ग्लोबल की साइट पे जाना है और अपने बायोमेट्रिक्स के लिए अप्लाई कर देना है। अब आपके पास एक मेल आएगी जिसमें सब कुछ दिया होगा कि आपको कौन सी डेट की और कौन से टाइम की अपॉइंटमेंट मिली है, और उस टाइम और डेट पे आपको VFS ग्लोबल के सेंटर पे जाना है और अपना बायोमेट्रिक्स देना है। अब बायोमेट्रिक्स पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, प्रोसेस, कॉस्ट, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। तो आप वो जाके देख सकते हैं, तो आपका बायोमेट्रिक्स का भी पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। उसको मैंने आई बटन में लिंक कर दिया है। अब इसके बाद आप जैसे ही अपना बायोमेट्रिक्स करवा लेते हैं तो कुछ दिनों में आपका बायोमेट्रिक्स भी अपडेट हो जाएगा IRCC के पोर्टल पे। अब एक बार आपका बायोमेट्रिक्स अपडेट हो जाता है और मेडिकल भी अपडेट हो गया है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि अब आपका PPR बहुत जल्दी आने वाला है। तो अब जब मेरा अपडेट हुआ था उसके 5 डेज़ के बाद ही मेरा PPR आ गया था, तो होपफुली आपका भी बहुत जल्दी आ जाएगा PPR, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही आपका PPR आ जाता है तो आपको बिल्कुल डिले नहीं करना है, या तो सेम डे या नेक्स्ट डे तक पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए आप रिक्वेस्ट डाल दें। ये आपको VFS ग्लोबल की साइट पे करना होगा। अब अगर आप अपना पासपोर्ट खुद पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं VFS ग्लोबल के सेंटर पे तो आप वो चूज़ करो, और अगर आप ये खुद नहीं कर सकते तो फिर आप 2-वे कुरियर सर्विस चूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने करा था। तो अब इसके लिए भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उस पर मैंने शॉर्ट बना रखा है, उसको भी मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अब एक बार जैसे ही आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है तो आपको तब अपनी फ़्लाइट टिकट भी बुक करवा लेनी है। अब फ्लाइट टिकट्स आप पहले से देख के रखो ताकि एंड मोमेंट पे आपको टाइम ना लगे इस चीज़ में, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिले करेंगे फ़्लाइट टिकट्स बुक करवाने में तो प्राइसेस तो हर कुछ दिनों बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती जाती हैं।
तो आप टाइमली फ़्लाइट टिकट्स भी बुक करवा लें, और इसके लिए आप पहले से फ़्लाइट्स देख कर रखें कि कौन सी डेट पे कौन सी फ़्लाइट है और आपको कौन सी फ़्लाइट ज़्यादा सही लग रही है, कौन सी फ़्लाइट ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो उस हिसाब से आप अपनी फ़्लाइट टिकट भी बुक करवा लें। अब आपका जैसे ही पासपोर्ट स्टैम्प होके वापस आता है तो आपके पास एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर भी आ जाएगा जो कि अपलोड हो जाएगा आपकी IRCC पोर्टल पे। तो बेसिकली यही ही था पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है जितना मुझसे हो सका। तो मैंने एक एक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो. Also, don't forget to subscribe to my channel, and thank you for watching.